हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं सेल बायोलॉजी। पिछले वाले लेक्चर पे हम लोगों ने बात किया हुआ था बीएससी का जो हमारा ये चल रहा है, सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने पिछले लेक्चर पे बात किया हुआ था आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में बीएससी सेकेंड ईयर के, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको इसमें एंजियोस्पर्म, टेक्सोनमी, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी कई चीज़ें पढ़नी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज से ही इस चीज़ को हम स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले जो हमने यूनिट चुनी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, वो चुनी हुई है साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की बात करूं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है आपके आज के लिए, आपके कल के लिए। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि बगैर सेल के जाने बगैर आप कुछ भी चीज़ें नहीं जान सकते। अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके आगे के सिलेबस में कुछ और चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं, तो जैसे आप एंजियोस्पर्म के फर्स्ट पेपर जो आपका होता है उसमें आप क्या करते हो कि आपको एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी होती है। उसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हो टिश्यू, ठीक है। टिश्यू आप कई टाइप्स के होते हैं, आप सभी जानते हो। तो वो जो टिश्यू होता है, आप टिश्यू कैसे जानोगे? जब तक आप पूरी तरह सेल के बारे में नहीं जान लोगे, आप टिश्यू के बारे में नहीं जान पाओगे, ठीक है। एक चीज। दूसरी चीज, उसके बाद जब आप यूनिट में आगे आते हो तो आपको मिलती है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? आप ट्रांसपैरेशन पढ़ते हो। ट्रांसपैरेशन में किसका यूज होता है भाई? जो हमारे वाटर वगैरह एक सेल से दूसरे सेल जा रहे हैं, तो उसमें किसका यूज होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके अंतर्गत आएगी? सेल के अंतर्गत आएगी। तो सबसे पहले आपको जो चीज जानने की जरूरत है वो क्या है? हमारी सेल बायोलॉजी। अगर आप सेल बायोलॉजी जान लोगे तो आपके लिए फिजियोलॉजी भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो जाएगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि जैसे कि आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी देखते हो, प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने कल आपको बताया हुआ था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने कल आपको बताया हुआ था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि सबसे पहले इधर देखेंगे। हाँ, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया हुआ था कि इसी में आपको पढ़ना था। क्या क्या पढ़ना था आपको? इसमें पढ़ना था आपको सबसे पहले फोटोसिंथेसिस मैंने कहा था। उसके बाद मैंने कहा था आपको पढ़ना क्या है, उसमें आपको पढ़ना है हार्मोन्स पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स जो है हमारे। बट जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो फोटोसिंथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट होता है? क्लोरोप्लास्ट पार्ट होता है हमारे सेल का। किसका पार्ट होता है? सेल का पार्ट होता है, राइट। समझ रहे हो कि नहीं? तो सेल का पार्ट होने का तो क्लोरोप्लास्ट जानना आपके लिए क्या है? काफी जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग यही आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग सेल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले, पिन जरूरी था ऑन करना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये हमारा जो सेल बायोलॉजी होता है क्यों जरूरी था? फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया ना, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। तो इसीलिए हमें क्लोरोप्लास्ट, अगर ये हमारा है, अगर ये हमारा सेल है, अगर इसके बारे में हम जानेंगे तो इसमें हमारा न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है? हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तमाम तरह के सेल ऑर्गेनेल होते हैं ना। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो आगे आने वाली जो भी हमारी फोटोसिंथेसिस या फिर प्लांट फिजियोलॉजी की फोटो रेस्पायरेशन है, तो ये बहुत सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्लांट फिजियोलॉजी के हैं वो आप नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो कहाँ पे है? वो हमारे सेल के अंदर है। इसीलिए जो सेल होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और इस चीज को आप ऐसे ही पढ़ते चलेंगे जैसे मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर बहुत सारे हमारे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो सभी जानते हैं कि यहाँ पे किसी किसी के सिलेबस में कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई गई किसी किसी के सिलेबस में। जैसे कि सेल थियरी की अगर हम लोग बात करें तो सेल थियरी के बारे में बात करना अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। लेकिन जब तक आप सेल के बारे में जानोगे नहीं ना, किसी भी चीज़ के हिस्ट्री के बारे में नहीं जानोगे, तो कभी कभार क्या होता है, आपको जो इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत दफे आपसे सेल थियरी या फिर कई बेसिक्स एक्सपेरिमेंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे वो सारी बातें जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सेल बायोलॉजी आपको पढ़ना। और एक शुरुआत मतलब ए से लेकर के हम लोग एक ऐसी स्टडी करेंगे, उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ पे आपको लग जाएगा कि हाँ आपने सेल बायोलॉजी किसी ढंग की जगह पे पढ़ी, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में जो सबसे पहली चीज हमारी आती है, सबसे पहले तो वही बेसिक सा क्लासिकल जो हमारी डेफिनेशन है वही हमेशा आती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने क्या है? एक सेल है। अगर हम इस सेल की बात करें तो ये एक एनिमल सेल है। और इस एनिमल सेल को आप देख रहे हो कि अगर ये एक सिंगल सेल होता है, अगर सिंगल सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कई सेल्स आपस में, ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में क्या होती है? मिल जाती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलती हैं तो क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं। और जब यही टिश्यू बनता है
तो फिर हमारा क्या बन जाता है, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो उसके बाद बनता है हमारा ऑर्गेन्स, और जब ऑर्गेन से ही क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। तो कहने का एक टोटल से मतलब ये है कि जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, सेल से हुई है। और यही साइंटिस्ट हमारे जितने भी हमारे पुराने जो भी हिस्टोरिकल साइंटिस्ट थे जो पहले से रिसर्च कर रहे थे ये पता लगाने के लिए कि जीवन कहाँ से आया, लाइफ कहाँ से आई, तो उनको जो सबसे पहली चीज़ प्रमाणित रूप से मिली वो यही सेल मिली। और जिस समय ये सेल उनको मिली या फिर जिस समय सेल जिससे बनी हुई है वो कंपोनेंट मिलने शुरू हुए, वहीं से समझ में आ गया कि यहाँ से लाइफ फॉर्म होना अब शुरू हो गई है। क्योंकि सेल बेसिकली किस चीज़ से बना होता है, सेल बेसिकली उसी लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अमीनो एसिड, इन्हीं सारे कंपोनेंट से मिलकर के हमारा सेल बना होता है। तो करोड़ों साल पहले अगर ये सारे कंपोनेंट हमें मिल गए, स्टैनले मिलर का आप सभी ने जो एक्सपेरिमेंट है वो सुना होगा, जो स्टैनले मिलर ने अपने लैब के अंदर किया हुआ था, आप सभी जानते होंगे। उसमें उन्होंने यही पता लगाया कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, वही मिलकर के क्या बना रहे हैं, हमारी एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमारा सेल बना रहे हैं, जो कि अपने में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, स्टैनले मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था। और वहाँ से उन्होंने बताया कि जब ये कंपोनेंट आए तो उनसे कंपोनेंट से किसी तरह की ऐसी कंडीशंस रही होगी पहले कि वो सारे कंपोनेंट आपस में मिले और क्या बना लिया, सेल बना लिया। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो आप क्या मानोगे, जैसे मान लो ये आपने सेल के बारे में देखा, लेकिन अगर आप वाटर, इसी एटमॉस्फेयर के अंदर आपका हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन क्यों वो तुरंत वाटर नहीं बन जा रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, एक प्रॉपर प्रेशर चाहिए। वो टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन इसी नहीं मिलता, तो इसीलिए इनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है। तो यही चीज यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सेल हमारा तभी लाइफ फॉर्म हो सकती थी जब उस लाइफ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो, मतलब जब उन कंपोनेंट के मिलने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो तभी एक सेल बन सकती थी। और जब एक सेल बनी, यूनिसेल्युलर आया, तो फिर उसके अंदर क्या होना शुरू हुआ, इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। इवोल्यूशन मतलब फंक्शंस बढ़ते गए, ठीक है ना, फंक्शंस बढ़ते गए, सभी चीजें जो सेल, जो पहले एक सेल जो थी, जो सारे काम किया करती थी, रिप्रोडक्शन भी कर रही थी, आज भी करती है, ठीक है ना, एक्सक्रीशन करती थी। अब वो क्या हुआ कि अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर वो डिवाइड हो गए कि भाई जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका लंग्स का काम अपना रेस्पिरेशन का है, ठीक है, इंटेस्टाइन का काम अपना डाइजेशन का है। तो मतलब यहाँ पे हर एक चीज जो थी वो क्या हो गई, सिस्टम हमारी अलग अलग हो गई। मतलब यहाँ पे हर एक ऑर्गन को अपना अपना काम दे दिया गया। लेकिन चूंकि ये बने एक ही सेल से हैं, ध्यान सुनना, इनकी ऑरिजिन एक ही सेल से हुई, जाइगोट से, इसीलिए जाइगोट से हुई है ना, 2n सेल से, ठीक है, जाइगोट से हुई है, तो इसीलिए इनका जो फंक्शन होता है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होता है, मिला जुला रहता है। तो अगर आप एक सिस्टम पढ़ते हो, अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो तो केवल रेस्पिरेशन नहीं पढ़ रहे हो, आप रेस्पिरेशन नहीं पढ़ोगे तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके किसी काम का नहीं है, डाइजेशन आपका किसी काम का नहीं है। तो सारे सिस्टम आपस में क्या है, एक से कोरिलेट है। और जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा सबसे बेसिक एम यही होगा कि हम सारे सिस्टम को एक साथ बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके लिए सारी चीजें ईजी हो जाए। खैर ये सारी चीजें आप सभी लोग जानते होंगे कि सेल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनती है, टिश्यूज क्या बनती है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटल बात करेंगे जो आपके वन वर्ड क्वेश्चन में पूछता है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, और जितने भी हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर है वो भी इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। और जितने लोग ऐसे जो बीएससी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, इसको अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो मैंने सेल के बारे में जो सबसे पहली बात की। ये बगल में आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा हल्का फुल्का सा, यही वो माइक्रोस्कोप है, यही वो पहला माइक्रोस्कोप है जो कि बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको बनाने वाले थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, एन इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक थे जो एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे, who at the age 27 was awarded of the Royal Society of London। ये हमारे लंदन की वहाँ पे जो है हमारे जो साइंटिफिक जो भी पुरस्कार होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो इनको मिला था 27 एज की उम्र में, ठीक है, 27 की जब थे तब इनको ये अवार्ड मिला हुआ था। और हुक जी ने जब सेल के स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब आप बचपन में किताबें पढ़ते हो या सेल के बारे में पढ़ते हो तो क्या होता है, आप क्या पढ़ते हो, आप बेसिकली ये पढ़ते हो कि भाई सेल की खोज भाई रॉबर्ट हुक जी थी। नो डाउट, मैंने हमेशा आपको पिछले भी लेक्चर मैंने कहा है कि शुरुआत करने वाला बड़ा होता है, ठीक है, शुरुआत करने वाला बड़ा होता है। जाहिर तौर पे जब आप शुरुआत करते हो तो आप थोड़ा सा एकदम परफेक्ट नहीं होते हो, राइट, हम एकदम से परफेक्ट नहीं होते। अब जैसे मैं जब शुरुआत करता हूँ आपको पढ़ाने तो मैं एकदम परफेक्ट, एकदम प्रोफेशनलिस्ट नहीं लगता हूँ, लेकिन हाँ जब आपको धीरे धीरे पढ़ाता तो आदत सी हो जाती है ना,
मतलब कि तरीका पता होने लगता है कि हाँ ये ऐसे से करना है। उसी तरीके से क्या है कि जब रॉबर्ट हुक जी ने शुरू में देखा था तो उन्होंने जिस सेल को देखा वो केवल एक स्केलेटन था, मतलब कि एक सेल वॉल थी, वो प्रॉपर एक लिविंग सेल नहीं थी। उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो सभी जो थे वो क्या हो गए थे, वो डेड हो चुके थे, वो खराब हो चुके थे। तो इन्होंने केवल सेल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा और वही चीज जो है इन्होंने वहां पे बताया कि भाई हमने जो है भाई सेल को देखा और वो इस शेप का दिखता है। तो लोगों ने कह दिया कि रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले सेल को देखा, और ये बात सही भी थी। अपने में इन्होंने इस चीज की शुरुआत की, लेकिन बाद में और भी साइंटिस्ट आए और उन्होंने आकर के इस बात को जो है वो क्लैरिफाई किया, लिविंग सेल को देखा। और वो साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल को अंडर माइक्रोस्कोप देखा और बताया कि लिविंग सेल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं। बाकी जो जो हमारे सेल ऑर्गेनल हैं, आप देखा होगा सेल ऑर्गेनल को अलग अलग साइंटिस्टों ने खोजा हुआ है, बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने स्टडी किया और अलग अलग सेल ऑर्गेनल को खोजा, मतलब सेल की स्टडी किया। और किसी को क्लोरोप्लास्ट मिला तो भाई किसी ने अपना क्लोरोप्लास्ट दिखाया, किसी को भाई माइटोकॉन्ड्रिया मिला, किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको जो भी मिलता गया वो भाई अपने रिसर्च में, और उसके बाद उस पर वो प्रॉपर स्टडी करना शुरू किया और आगे जाकर के उनकी स्टडी को, मतलब जैसे किसी ने क्लोरोप्लास्ट खोज दिया तो भाई पता लगाना शुरू हुआ कि यार क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। क्योंकि सेल के अंदर मौजूद, ध्यान सुनना मेरी बात बहुत अच्छी तरह सुनना, जब लाइफ शुरुआत हुई तो कोई भी ऐसी चीज आगे सरवाइव नहीं कर सकती है जिसका काम खत्म हो गया हो, जिसका काम खत्म हो गया हो। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा सेल के अंदर वही चीज काम करती है जिसका काम है, वही आगे सरवाइव कर सकती है इवोल्यूशन के कारण, वही आगे जा सकती है जिसका काम है। ठीक है, फालतू की चीजें नहीं रहती उसमें। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट है, तो अब उस क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन को देखा गया कि आखिर ये क्या है, क्या चीज है जो ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्यों ये प्लांट, और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, पूरे प्लांट किंगडम को ही अलग कर दिया है ना। एक ऐसी चीज है क्लोरोप्लास्ट जिसने पूरे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को बीच से ही अलग कर दिया। मतलब एक कैरेक्टर ऑटोट्रॉफ होना जो है वो क्लोरोप्लास्ट पर डिपेंड करता है, और उसी कैरेक्टर ने दोनों को अलग कर दिया, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के अंदर, जैसे कि हम लोग हैं और प्लांट है। आगे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो गई इनके भाई जो हिस्ट्री थी, इनके माइक्रोस्कोप, इनकी खोज और इनकी रिसर्च की हिस्ट्री। आगे की तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेल थियरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, किसी किसी एग्जाम में तो अक्सर इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे हैं जिनके में भी सेल बायोलॉजी की यूनिट है, वो इस चीज का ध्यान में रखेंगे कि भाई दो साइंटिस्टों के नाम कभी नहीं भूलेंगे, स्लीडन और शॉन। ठीक है ना, ये दो साइंटिस्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल थियरी को प्रतिपादित किया मतलब सबसे पहले सेल थियरी के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इन्होंने जो आप परिभाषा, आप डेफिनेशन देखते हो ना, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं ये परिभाषा इनके सेल थियरी के अकॉर्डिंग ही चलती है। अगर हम लोग बात करें आगे की तरफ, तो यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेल थियरी living things are made up of cells and cell is the basic structure and functional unit of life। ठीक है, इन्होंने इस चीज को बताया कि सेल थियरी ही इस बात को क्लियर करती है कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने बताया कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, सभी सेल से बने हुए हैं। मतलब जो भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सवाल उठता है ना भाई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सभी को पता है, जो रिप्रोडक्शन करते हो, जो मोटाइल होते हो, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारे और भी कैरेक्टर ऐसे हैं, रेस्पिरेशन, तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिनके अंदर पाई जाती है, वो सभी हमारी कैसी सेल्स होती है, वो सभी हमारी लिविंग सेल्स होती हैं। तो ये बात को इन्होंने क्लियर किया कि जो भी चीज सेल से बनी हुई है, या जितनी भी हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर लिविंग थिंग्स है, वो सभी किससे बनी हुई हैं, सेल से बनी हुई हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने बताया कि जो हमारी सेल होती है, जो हमारी सेल है, वो आगे पिछली कोई सेल रही होगी, उसी से एक नई सेल आई। बात में दम था, खराब चीज नहीं है ये मतलब एक तरह से इन्होंने एक टर्म बताया रिप्रोडक्शन का, राइट, रिप्रोडक्शन का। जैसे कि मैंने बताया नहीं कि ये तो चलो ठीक है, इन्होंने बता दिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। फंक्शंस बहुत सारे हैं ना, स्ट्रक्चर्स आपको पता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे फंक्शन।
सेल हमारे बॉडी का हर एक पार्ट बनाता है और उसे ऑपरेट भी करता है। तो बनाना हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट, ऑपरेट हो गया फंक्शनल यूनिट। तो दो चीज इंपॉर्टेंट आई कि नहीं आई? तो यहां पे आपने क्या देखा, सबसे पहले स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब हमारे बॉडी का जो भी एक छोटा से छोटा चीज, हमारे बाल से लेकर के हमारा पैर, हाथ, हर चीज को बनाने वाला कौन है? हर चीज को बनाने वाला हमारा सेल है। और उसके हर एक फंक्शन को डिसाइड करने वाला, फिर वो चाहे लीवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, हाथ हो, पैर हो, जो भी फंक्शन करता है ये सब डिसाइड करने वाला हमारा सेल ही होता है। ठीक है। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो जो है, इन्होंने यही चीज बताया कि भैया जितनी भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से जो सेल मौजूद है हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे, हमारे ब्रह्मांड में, उन्हीं से जो है वो आयु। इस चीज को रुडोल्फ विर्चो ने क्लियर कर दिया। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया, इस चीज को जो टर्म नाम दिया उसको दिया था एग्जिस्टिंग सेल ओमनिस सेलुला ई ओमनिस। ठीक है, सॉरी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इस चीज को इन्होंने ये नाम दिया और इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मतलब जितनी भी हमारे लिविंग सेल्स हैं ये सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई, पहले से मौजूद सेल से हमारे अर्थ पे आई। ये सेल थियरी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे और जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बगल में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, राइट? सभी को बगल में एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला। ये जो टर्म देख रहे हो ना आप, स्टेम सेल। ठीक है, ये जो टर्म देख रहे हो आप लोग, स्टेम सेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप समझते हो। अभी मैंने आपको बताया कि एक जाइगोट होता है। क्या होता है? एक जाइगोट होता है और एक जाइगोट से आपकी पूरी बॉडी बनती है, राइट? मेल का रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है स्पर्म्स और फीमेल का ओवम, दोनों आपस में मिलते हैं, क्या बनता है? जाइगोट। एक जाइगोट से आपकी पूरी बॉडी बनती है डेवलप कर करके। मतलब कि उस सेल के अंदर आपकी पूरी बॉडी बनाने की कैपेबिलिटी है। और ऐसी सेल जो हर तरह के सेल, मतलब कि ब्रेन सेल, न्यूरॉन सेल और किडनी के सेल, इंटेस्टाइन की सेल, मतलब हर बॉडी के आपके हर तरीके का ऑर्गन बनाने की जिसके पास क्षमता होती है, इस तरह की सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल। क्या कहते हैं? स्टेम सेल। मतलब ये जो चाहे वो बना सकती है, जो भी ऑर्गन ये चाहे वो बना सकती है। ये कई टाइप्स के होते हैं, टॉटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट। ठीक है, ये तमाम तरह की चीजें आप जानते हो, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन बस अभी इतनी बात ध्यान रखिएगा कि ये जो सेल होती है, अगर आप यहाँ पे डिसाइड देखिए, फंक्शन देखिए, डायग्राम कितना शानदार है। यहाँ पे एक स्टेम सेल में दिखाया हुआ है कि हर एक सेल के पास जो भी स्टेम सेल होगी, जो भी सेल है हमारी, उन सभी सेल के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हमारे क्या बना सकते हैं? वो नर्वस सेल भी बना सकते हैं, वो एपिथेलियल सेल भी बना सकते हैं, वो इम्यून सेल भी बना सकते हैं, वो सेक्स सेल भी बना सकते हैं, वो मसल सेल भी बना सकते हैं, फैट सेल भी बना सकते हैं, बोन सेल भी बना सकते हैं, ब्लड सेल भी, मतलब सभी तरीके का सेल की ऑरिजिन हमारी एक सेल से होती है। ये कहीं ना कहीं आप अगर विर्चो जी का देखो ना, तो ये इस बात को क्लियर भी कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सारी सेल्स जो है भाई। अगर आप सेल थियरी में भी जाओगे तो आप क्या कहते हो? आप कहते नहीं हो कि भाई जो हमारा अमीबा था, बहुत सारे लोग यही तो कहेंगे ना भाई, अमीबा के अंदर ऐसा, या फिर जितने भी हमारे यूनिसेलुलर एनिमल थे, जब आप किंगडम पढ़ते हो, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ते हो, तो आप क्या कहते हो? आप यही तो कहते हो ना कि यार पहले एल्गी आया, फिर ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट आया, राइट? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से ध्यान दो। अभी आप पढ़ के आओ ना बीएससी में, पहले आपने पढ़ा एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, इस सिलेबस में एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो कहने का मतलब एक छोटी सी चीज से शुरुआत हुई ना। एल्गी यूनिसेल्युलर था, उसके बाद उसके अंदर ना तो लीफ थी ना, क्योंकि लीफ किसमें होगा? वो भाई उसमें होगा जो प्रॉपर अच्छे से जिसकी एडॉप्टेशन हुई, जो अच्छे से एकदम इवोल्यूशन किया होगा। जैसे हम लोग हैं, शुरुआत में अमीबा पैरामीशियम के पास हाथ पैर था? नहीं था, सिंगल सेल थे, लेकिन बाद में हमारे पास हो गए ना। तो जैसे वहां पे प्लांट में एंजियोस्पर्म है, वैसे यहाँ पे क्या है? हमारी बॉडी, हम है, होमो सैपियंस है। ठीक, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह, यहाँ पे मैमल्स है, ठीक है ना, यही चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। लेकिन विर्चो जी की बात तो चलो ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज थी, ये डायग्राम था, वो आपके काफी चीजें क्लियर कर दिया होगा। और स्टेम सेल का जो एक बेसिक आपको जानना था, जो बच्चे मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछते रहते कि यार स्टेम सेल क्या होता है सर बता दो, तो ये जान लो कि स्टेम सेल होता है और इसके अंदर कई तरह की स्टेम सेल होती हैं, टॉटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, उसको हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे चलते हैं स्लाइड में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉडर्न सेल थियरी दी गई हमें। क्या दी गई? मॉडर्न सेल थियरी। क्या दी गई? मॉडर्न सेल थियरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। जब मॉडर्न सेल थियरी दी गई तो उसके कुछ
पैरामीटर्स रखे गए, उसके कुछ डेफिनेशन रखे गए जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन ऑफ द मोर सेल्स, ठीक है। जितने भी हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सभी एक या एक से अधिक बने हुए, सभी जानते हो यार। एक सेल होगी फिर भी हम उसको भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बहुत सारी सेल हुई फिर भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ये चीज बोला गया। बट ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करेंगे तो हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे टाइप का है, समझ रहे हो, दूसरे लेवल का, सेलुलर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन दूसरी चीज है, समझ रहे हो मेरी बात। जब हम बात करेंगे पैरामीशियम और अमीबा, एल्गी, तो इनके अंदर देखो सेल्यूलर, फिर उसके बाद टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर, ठीक है ना, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर हम बोले हम तो भाई हम भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसी बात नहीं है कि हम सेल से नहीं बने हुए। आगे कहते हैं सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, ये बहुत बड़ी चीज है। विर्चो जी ने प्री एग्जिस्टिंग बता दिया, बट डिवीजन जो है ये एक बड़ा वर्ड था कि भाई सेल डिवाइड करती है, सेल अपनी जैसी कई और सेल्स बनाती है, जो कि आपके टॉपिक में ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। सेल डिवीजन वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो एनर्जी फ्लो अकर विद इन द सेल, मतलब सेल विदाउट एनर्जी काम कर ही नहीं सकती ना। तो सेल के पास में अपना कंपार्टमेंट खुद का है, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, वो खुद का अपना बनाता है। अभी जब आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे तो पूरे सेल के पूरी की पूरी उसके बारे में पढ़ोगे, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ोगे, तब वहां पे आप माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हर तरीके के सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि हमारी जो सेल है उसके पास खुद एनर्जी बनाने की कैपेबिलिटी होती है, बस उसको फ्यूल की जरूरत है। फ्यूल क्या है भाई, जो हम खाते पीते हैं, जो प्लांट खाता पीता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये चीज को आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि एनर्जी फ्लो खुद सेल हमारी कर सकती है। और उसके बाद सेल कंटेन हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन, सेल के पास में डीएनए मटेरियल होता है जिससे कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने कैरेक्टर ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ऑल सेल हैव मोस्टली द सेम केमिकल कंपोजिशन, सभी सेल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम होगा, जैसा मैंने बताया नहीं, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, प्रोटीन ही अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब जो भी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ अलग तो बना नहीं होगा ना। मैंने कहा नहीं, अगर कोई एनिमल सेल है तो वो कोई भी एनिमल होगा ब्रह्मांड का भाई, एनिमल सेल उसी तरह से ही बनेगा, इसीलिए तो हमने उसको एक कॉमन स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। हाँ, डायग्रामेटिकली वो चेंज हो सकता है, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो सकता है, जैसे न्यूरॉन सेल को अगर आप देख लो, बट कंपोनेंट जो है, जो बेसिक कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा भाई, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास और क्या चीज है भाई, ये तो मैम का जो डायग्राम है, ठीक है ना, ये मैम बहुत ही प्रसिद्ध मैम है और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके अपना नाम कमाया, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही खास था इनका एक्सपेरिमेंट। अगर आपको मैं बताऊं तो इनका नाम है हेनरिटा लैक। क्या, एक सेकेंड, ओके। तो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहां पे मैम का जो नाम है वो है हेनरिटा लैक्स, ठीक है, ये इनका नाम है। और ये डोनर थी किसकी, ये डोनर थी सेल देने की, ठीक है ना। यहां पे इन्होंने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखिएगा, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन सेल वाज स्टार्टेड बाय जॉर्ज एंड मार्था, ठीक है। जॉर्ज मार्था जो थे ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल का कल्चर कराया, और जो एनिमल सेल इन्होंने आइसोलेट किया, निकाला, वो एनिमल सेल इन्होंने इस लेडी के मैलिग्नेंट सेल से निकाला। अब एक बहुत बड़ी चीज है, ये जान लो, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, मतलब अभी आपके लिए बड़ी चीज है। जिन्होंने पढ़ा लिखा हुआ भाई वो मैलिग्नेंट चीज को समझता है। कैंसर का नाम आप सभी ने सुना हुआ है, कैंसर होता है तो क्या होता है, ट्यूमर होता है। ट्यूमर का मतलब ये है, ट्यूमर कब होता है, जब नंबर ऑफ सेल का जो गुच्छा है, जब सेल है, ट्यूमर कब होगा, जब खूब ढेर सारी ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पे फूल जाएंगी या फिर ट्यूमर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगी, तो हम इसको ट्यूमर कहते हैं। अब ये जो ट्यूमर है ये कब बनती है, जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूं, आपको चोट लगी, आपकी उंगली कटी, फिर आपने देखा कि आपका घाव भी उतना ही भर रहा है, मतलब जितना सेल आपका डिस्ट्रॉय हुआ था उतना सेल जो है बन गया और आपका घाव भर गया, बस
लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि वो घाव भरने के बाद भी सेल डिवाइड करती रहे, तो आपके हाथों में जो है या फिर जहां पे भी चोट है वहां पे मांस का एक जो आपके मीट है, मतलब सॉरी मीट बोल दिया, जो सेल है उसका एक ट्यूमर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो उसका जो ट्यूमर बन गया, वही ट्यूमर क्यों बन गया? क्योंकि सेल ने ये एक्टिविटी खो दी, ये एक्टिविटी सेल के अंदर से चली गई कि उसको कंट्रोल करना था, बस उसको उतनी ही सेल बनाना था जितनी सेल उसको जरूरत थी। ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, पहली बार सुनने वाले जो है इसको नहीं सुने होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। मैंने कहा कैंसर का बात सुना है ना, कैंसर क्या होता है भाई? कैंसर में यही चीज होता है कि जो नॉर्मल सेल होती है, अगर एक नॉर्मल सेल है, अगर एक नॉर्मल आदमी, मैं जस्ट एक एग्जांपल, एक नॉर्मल आदमी आप उसको सामान लेने के लिए भेज रहे हो, तो अगर मैंने उससे बोला भाई 100 की नोट दी उसको, मैंने कहा इसमें से 10 ही रुपए का सामान लाना, बाकी 90 वापस कर देना, और वो जाए और 100 का सामान लेके चला आए, तो आप क्या कहोगे? यार तुम नॉर्मल नहीं हो, तुमको यार इतनी दफे बोला कि 10 ही का सामान लेना है, बोलोगे ना उसको कि यार तुम्हें सोचना चाहिए ना, मैंने 10 ही का मंगाया। लेकिन यही चीज सेल भी कर देते, सेल को जितना खाना आप दे रहे हो बॉडी को, उतनी सेल वो डिवाइड करती रहे, तो जबकि आपकी जरूरत खत्म हो गई, आपकी जरूरत 10 ही सेल की थी, लेकिन वो फिर भी 100 बना दे, तो मतलब सेल ने अपने फंक्शन, अपने दिमाग को खो दिया है। इसका मतलब वो सेल मैलिग्नेंट हो गई है। जब सेल एबनॉर्मल हो जाए, जब सेल नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए, उसका डिवीजन ना रुके, वो डिवाइड होती रहे, रैपिड डिवीजन हो, तो ऐसी सेल को मैलिग्नेंट सेल कहते हैं। तो ये मैडम को जो था वो ट्यूमर था, और इनके ट्यूमर से इन्होंने लिविंग सेल को आइसोलेट किया। किन्होंने? जॉर्ज मार्था। ये सेल जितनी भी मैलिग्नेंट सेल होती है, इनकी डिवीजन की कैपेबिलिटी बहुत तेज होती है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे कहते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर, जब मैडम के सेल से मैलिग्नेंट ट्यूमर को जब निकाला गया, तो उसको क्या किया गया? क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर इन्होंने किया, और उस सेल को इस सेल को इन्होंने नाम दिया हेला सेल। क्या नाम दिया? हेला सेल। और ये जो सेल था, ये मैम के ही नाम पे इस सेल को नाम दिया गया। ये मैम आपके सामने है, जिनके सेल के ऊपर सबसे पहले जो हमारा टिश्यू कल्चर था, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारा सेल कल्चर था, वो कराया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ सकता है, बेसिक चीजें हैं, कहानी की तरह पढ़ लो। सेल आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज। सही बात है भाई, सेल हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि एक सेल बहुत सारे फंक्शन। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा रूम दे दूं और कह दूं इसी में आपको किचन करना है, इसी में आपको रहना है, इसी में आपको खाना है, ठीक है, इसी में आपको पढ़ना है, तो ये सारे काम आप एक सेल के अंदर कर रहे हो। सारे काम आप क्या कर रहे हो? एक सेल के अंदर कर रहे हो, मतलब कि आप सब कुछ क्या कर दो, बहुत ऑर्गेनाइज रखोगे। एक छोटा सा कोना सेट करोगे पढ़ने के लिए, एक छोटा सा कोना सेट करोगे खाना खाने के लिए, बनाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हर चीज को बहुत। तो ये कॉम्प्लेक्स तो है कि एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज होता है, मतलब हर चीज की अपनी जगह है, ठीक है ना। तो ये चीज हम बोलेंगे कि सेल के पास सेल कॉम्प्लेक्स भी होता है विद ऑर्गेनाइज्ड होता है। दूसरी चीज, सेल्स हैव अ जेनेटिक प्रोग्राम एंड द मींस टू यूज इट। सेल्स जो होता है उसके पास जेनेटिक प्रोग्राम होता है, मतलब उसके पास डीएनए होता है, वो उसको यूज करता है। सेल आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मोर ऑफ देमसेल्फ। सेल के पास में अपने जैसी कॉपी बनाने की कैपेबिलिटी होती है। सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। सेल को एनर्जी की जरूरत भी पड़ती है और सेल एनर्जी खुद बनाता भी है। सेल कैरी आउट वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, फिर वो चाहे फोटोसिंथेसिस हो, फिर वो चाहे आपका रेस्पिरेशन हो, कुछ भी होगा, वो उसके लिए केमिकल रिएक्शंस वहां पे पाई जाएगी। सेल इंगेज इन मैकेनिकल एक्टिविटीज, ठीक है, सेल के पास में मैकेनिकल एक्टिविटीज भी होती है। सेल मूवमेंट भी करते हैं, जस्ट लाइक दिस। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मूवमेंट करता है, तो सेल भी मूवमेंट करेगा। तो मैकेनिकल एक्टिविटीज जैसे कि ब्लड सेल, ब्लड सेल क्या होती है, पूरा ट्रांसपोर्ट होती है, तो एक तरह से वो एक मैकेनिकल सर्कुलेटेड ब्लड सेल, आरबीसी, पूरी बॉडी में जा रही है कि नहीं जा रही, तो इस तरह से मैकेनिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सेल आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो सेल होती है
वो हमारे स्टिमुलस देने पे वो रिस्पॉन्ड करती है। भाई अगर आप क्या करोगे, आप कहीं पे भी ऐसे उसको किसी को भी सुई वगैरह आप ऐसे टच करोगे तो तुरंत आपकी न्यूरॉन सेल्स क्या होगी, रिस्पॉन्ड करेगी कि हाथ वहाँ से हटाओ, और आपकी सारी जो मसल सेल्स हैं या फिर जो हाथ की सेल्स है वो वहाँ से हाथ को हटा लेंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सेल्स आर कैपेबल टू सेल्फ रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल को पता है, एक नॉर्मल सेल को ये चीज पता है कि उसको कब डिवीजन करना है, कब उसको डिवीजन नहीं करना है। तभी तो आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आता है, लेकिन आपकी बॉडी की सेल क्या करती है, अपने कोरोना वायरस को तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ आपकी जो इम्यून सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक, चाहे फिर वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो एक तरह से क्या काम करे, सेल्फ काम करे, अपने आप को बचाने। बस इतनी चीज बात है कि वो काम तो करती हैं, लेकिन चूंकि वायरस ना तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया हैं, कितने अमाउंट में वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं इस पे भी चीजें डिपेंड करती है। इसीलिए शायद हमारी बॉडी की सेल जो है उतनी तेज रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, लेकिन हाँ वो अपनी पूरी कोशिश जरूर करती है आपको बचाने के लिए। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें कि आगे की तरफ क्या पढ़ना है हमें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने दो स्ट्रक्चर है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है आपका यूकैरियोटिक सेल का, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में जो हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स आती है वो बेसिकली हमारी कैसी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। कैसी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। किसमें, प्लांट और एनिमल। प्लांट प्लस एनिमल जो होती है वो हमारी कैसी होती है, ये हमारी होती है यूकैरियोटिक सेल। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके फाइन। यहां पे मैंने बताया कि हमारा जो प्लांट प्लस एनिमल सेल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग बैक्टीरियल सेल की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, तो उसमें हमारे बेसिकली क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आती है। ठीक है ना, अब दोनों के बीच में पहले आप डिफरेंसेस देख लो, ऐसे सीधे सीधे, बाकी बातें बाद में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया है, उधर देखो है नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये इसके अंदर, ओके, उसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ओके फाइन, समझो मेरी बात को। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस, ओके हाँ ठीक है, ओके, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, वहां पे आपको दिख रहा है वहां पे आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह पे क्या है, न्यूक्लियोइड है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है हमारा, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ एक प्रोटीन एब्सेंट होती है, उस प्रोटीन को नोट कर लो, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, जिसके कारण इसके डीएनए का या इसके जेनेटिक मटेरियल कंडेंसेशन नहीं हो पाता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है और ये क्रोमैटिन बनाते हैं और अपने डीएनए को कंडेंस रखते हैं। तो ये बेसिक अंतर है। दूसरी बात, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के द्वारा ढका हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है। दो अंतर हो गया, फाइन, सबको समझ में आ गया ना। उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स देख लो, नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लो, नहीं है। सेल वॉल दोनों में इसके अंदर, प्लांट के अंदर सेल वॉल नहीं हुई, प्लांट सेल है ना, ये एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि यूकैरियोटिक में सेल वॉल नहीं होती, यूकैरियोट के प्लांट वाले में सेल वॉल होती है, बट एनिमल वाले में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें यहां पे, तो बैक्टीरिया के अंदर हमें सेल वॉल दिखाई देती है, ठीक है ना। बस अंतर इतना होता है, बैक्टीरिया के अंदर की जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, केमिकल जो है पेप्टिडोग्लाइकन। और यहां पे अगर प्लांट सेल होता तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है, सेलुलोज की बनती है। ये दोनों में बेसिक अंतर था, ठीक है, ये चीज आप ध्यान दो। राइबोसोम यहां पे जो है वो इस जगह पे राइबोसोम दोनों में तो है, पर इसके अंदर जो राइबोसोम है वो हमें 80S देखने को मिलता है, जबकि यहां पे हमें 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम भी अलग अलग तरह के होते हैं,
70s एंड 80s, तो वहां पे 70s और यहाँ पे हमें 70-80 दोनों देखने को तकरीबन मिलता है, पर जनरली 80s राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। अगर हम आगे की बात करें तो बाकी सब चीजें आप देख ही रहे हो, आगे के पॉइंट को हम लोग जब प्लांट सेल पढ़ेंगे, प्लांट सेल में जब हम लोग बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमने सेल के बारे में बताया हुआ है, वो सेल के बारे में हमने बताया है, प्लांट सेल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया हुआ है? प्लांट सेल को भी हमने लिया हुआ है। चलते हैं, देखिए ये हमने प्लांट सेल का, और ये बेसिक फीचर हैं जो कि आपको नोट्स में बनाने, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग देखें, ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पे मैंने दो सेल्स लिया हुआ है, एक तरफ प्रोकैरियोट सेल से, एक तरफ हमारी यूकैरियोट सेल से। यूकैरियोट्स में अब हमने प्लांट सेल को लिया, तो बेसिक हम इसको धड़ाधड़ से बोलते चलते, इसको धड़ाधड़ से, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल। जैसा कि मैंने कहा कि सेल वॉल दोनों में होती हैं, प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। बस अंतर क्या है? यहाँ पे जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी है, यहाँ पे सेल वॉल किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन में बनी हुई है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन इन यू बैक्टीरिया। दूसरी तरफ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो होता है, वैसे कि मैंने कहा न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट है किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर, जबकि इनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। डीएनए में यहाँ पे जो है हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन वो एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे डीएनए में जो यहाँ पे जो डीएनए होता है, मतलब यूकैरियोट सेल के अंदर जो डीएनए होता है वहां पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन का काम डीएनए का कंडेंसेशन करना, ठीक है ना, डीएनए को कंडेंस करना, क्रोमैटिन बनाना। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखोगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोस्टली 1, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मोर देन 1, ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं मियोसिस माइटोसिस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है? प्रेजेंट होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी स्टिरॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में स्टिरॉल का बहुत ही अहम रोल होता है। तो स्टिरॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे स्टिरॉल हमारी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यूकैरियोट में प्रेजेंट होती पर वहां पे एब्सेंट होती। राइबोसोम मैंने बता दिया, राइबोसोम इसमें 70s होती है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट में 80s होती है। बाकी सब चीजें आप जानते ही हो। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मतलब जैसे क्लोरोप्लास्ट है हमारा, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम इसको मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये दोनों के बेसिक डिफरेंसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। आगे के लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर है हमारा कल, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो ये चीज तो हो ही गया हमारा। उसके बाद हम लोग बैक्टीरियल सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के साथ में नेक्स्ट लेक्चर पे आपसे मिलता हूं। और तब तक के लिए इस वीडियो को एक बार आप लोग देख लीजिए, और जो भी सवाल हो नीचे भेज दीजिए। और जिसको भी, फिर से बता दे रहा हूं, जिसको भी ये ट्रायल क्लासेस है, जिसको भी क्लासेस पसंद आ रही हो, राय जरूर दीजिएगा। दूसरी बात ये कि अगर जिसको अभी ज्वाइन करना है तो हमारा मोबाइल ऐप जो है अशोका इंस्टीट्यूट, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जब तक यहाँ पे आपकी ट्रायल क्लासेस चल रही है आप लीजिए, उसके बाद आप हमें उस मोबाइल ऐप पे मिल सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर करके आप उस पर रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।